जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है आपके यूपीएसआई के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जिसके लिए हम प्रतिदिन दोस्तों आप सभी के लिए पॉलिटी क्लास लेकर के आ रहे हैं। और साथियों, आपको बता दें कि हम भाग 5 संघ देख रहे थे और उसके हिसाब से संघ के हिसाब से तीसरी वीडियो होगी, ठीक है। और दोस्तों, राष्ट्रपति का यह दूसरा पार्ट है, क्योंकि पहले पार्ट में हमने राष्ट्रपति जी के बारे में देख लिया था, क्योंकि राष्ट्रपति चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। और राष्ट्रपति के बारे में देख लिया था। आज दोस्तों हम उनकी शक्तियां देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे पहली बार जुड़े वो चले जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल की प्लेलिस्ट पर। जैसे प्लेलिस्ट पे जाएंगे दोस्तों, देखिए हमने स्टैटिक जीके पूरा कराया हुआ है, स्टैटिक जीके कर लीजिए बहुत ही शानदार तरीके से। मूल विधि दोस्तों कुछ क्लास कराएं वो कर लीजिए। और दोस्तों ये रही संविधान की, संविधान 2025 यूपीएसआई यूपी पुलिस, एकदम दोस्तों डिटेल में यूपीएसआई लेवल की बहुत ही अच्छे तरीके से मैं करवा रहा हूँ, तो जा करके कर ले। और देखिए जिनको दोस्तों ई बुक वगैरह चाहिए, पीडीएफ वगैरह चाहिए, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर ले। इसका लिंक नीचे दिया होगा। देखिए ये स्टैटिक जीके की बुक है, इतने सारे टॉपिक्स तो स्पेशल वाले, ठीक है। और इसे हमने अपडेट कर दिया दोस्तों, जो कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर होता है उस तक के अपडेट हमने किए हैं, ठीक है। तो आप ले सकते हैं 99 रुपीज़ में, और इसे प्रिंट भी करवा सकते हैं। अब चले जाइए दोस्तों ई बुक्स वाले कॉलम में हमारे। जैसे ही ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे, देखिए ये देखिए आपको मूल विधि की ई बुक मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। अभी स्पेशल ऑफर है दोस्तों, तो ले सकते हैं, बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर दोस्तों 25 रुपये में, ठीक है। कंप्यूटर की ई बुक दोस्तों आपके यूपी SSSC सभी एग्जाम्स के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको हिंदी की ई बुक्स मिल जाएगी, चाहे ग्रामर हो, चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास हो, उत्तर प्रदेश स्पेशल मिल जाएगा। स्टैटिक जी के दोस्तों जो कि स्पेशल टॉपिक वाला, देख सकते हैं बहुत बड़ा रोल है इसका दोस्तों हर एक एग्जाम में। तो ये है 99 रुपीज़ दोस्तों, एकदम अपडेटेड ई बुक, ठीक है। तो जा करके इसे ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप नीचे जाएंगे तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी वगैरह भी मिल जाएगी। जैसे दोस्तों जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी, ये इस ई बुक से करा रहा हूँ, तो इसे आप ले सकते हैं मात्र 50 रुपीज़ में। जा करके ऐप में ले करके इसे दोस्तों डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या है कि राष्ट्रपति की शक्तियां, देखिए राष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें कि भारत का प्रथम नागरिक होता है, जो चीज़ हम पहले जान चुके हैं। तो साथियों इसकी शक्तियां भी बहुत सारी हैं। क्या बहुत सारी शक्तियां हैं। वैसे कहते हैं कि नाम मात्र का होता है, प्रधानमंत्री पास ज़्यादा शक्तियां होती है, मगर दोस्तों इसके पास शक्तियां बहुत सारी होती हैं। तो जो शक्तियां आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं साथियों, आज देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। पहले की शक्तियां क्या, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, यानी कार्यपालिका में इसकी क्या क्या शक्तियां होती हैं उसके बारे में देखेंगे। पहला क्या है तो दोस्तों नंबर 1 क्या शक्ति है कि अनुच्छेद 53 के अनुसार, क्या अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति को संघ की समस्त कार्यकारी शक्तियां प्रदान की जाती हैं। ये पेड 2025 से पूछा गया, यानी कि अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति को संघ की समस्त कार्यकारी शक्तियां प्रदान की जाती हैं। दूसरी शक्ति क्या है दोस्तों कार्यपालिका में, तो अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है। दोस्तों 74 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्रिमंडल होगा, यह अनुच्छेद 74 कहता है। अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि, ठीक है, और इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। देखिए प्रधानमंत्री जो जीत कर आते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये भी यूपीएसआई में पूछा गया, यानी कि राष्ट्रपति और सभी लोगों की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री और सभी लोगों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। याद रखेंगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली चीज प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और जो अन्य मंत्री होते हैं, चाहे वो आपके डिफेंस मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, जो भी है ना, फॉरेन मिनिस्टर हो गए, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति तो करेगा, मगर प्रधानमंत्री की सलाह पर। यूपीएसआई में पूछा गया। वहीं अनुच्छेद 78 में क्या शक्ति है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा,
क्या प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी मामलों की सूचना दे जो राष्ट्रपति द्वारा मांगी जाए। यानी कि अगर राष्ट्रपति दोस्तों कोई भी निर्णय मांगता है, कोई भी प्रशासन संबंधी सूचना मांगता है प्रधानमंत्री से, तो प्रधानमंत्री देगा उसे। यह राष्ट्रपति की शक्ति है आर्टिकल 18 में। ठीक है, उसके अलावा 78 में वही अनुच्छेद 263 में क्या है कि वह राज्य केंद्र और राज्य वह केंद्र राज्य और अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी कर सकता है मेरे साथियों। ठीक है, ये अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति का उदाहरण है। और आपको बता दें कि भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक भी राष्ट्रपति होता है, ये भी याद रखेंगे। आप देखिए ग्रुप डी वगैरह में ये सारी चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहीं पे दोस्तों देख सकते हैं इसी कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रपति की नियुक्तियां भी होती हैं। तो किसकी किसकी नियुक्ति करता है, देखिए यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे आते हैं। ठीक है, तो मेरे साथियों राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करेगा? पहला, संघ के प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की। देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, फिर प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। राज्यों के राज्यपाल दोस्तों इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यूपीएससी में पूछा गया। आपको पता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करते हैं। उच्चतम और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता, देखिए यूपी पुलिस से पूछा गया है। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। छठा है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, यूपीएससी में पूछा गया। सभी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, यूपीएससी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। अगला है 8वें नंबर पर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व उनके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ठीक है, 9वां है, अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय करेंगे, यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, चलिए संघ राज्य क्षेत्रों यानी केंद्र शासित प्रदेशों में जो उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। ठीक है, संघ शासित प्रदेश में तो दोस्तों राष्ट्रपति ही अपना वो प्रतिनिधित्व बिठा के रखता है। ठीक है, चलिए 11 है कि दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, 12वां है, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, 13वां है, राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ठीक है, 14वां क्या है कि सभी राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं, ये भी आपको याद रखना, देखिए यूपीएससी में पूछा भी गया है। ठीक है, तो बहुत सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, आपको बता दें, नोट करके लिख लीजिएगा कि एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, क्या है, एक कोई व्यक्ति मान लिया है जो संसद का सदस्य नहीं है, उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम 6 महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। दोस्तों ये यूपीएससी पेट में पूछा गया, ये भी राष्ट्रपति की ही शक्ति है। ठीक है, यानी कि आप मान लिया दोस्तों संसद के सदस्य नहीं हैं, ना तो लोकसभा जीत के आए हैं ना ही राज्यसभा जीत के आए, और आप प्रधानमंत्री बनना चाहे दोस्तों 6 माह तक बन सकते हैं। ठीक है, कोई मंत्री बनना चाहे 6 माह तक बन सकते हैं, राष्ट्रपति बना सकता है। ठीक, अधिकतम 6 माह तक। चलिए अनुच्छेद 340 में क्या है कि राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति करने का भी अधिकार है, जिसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति कर सकता है। यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन कौन काम करता है। प्रसाद पर्यंत मतलब जब राष्ट्रपति चाहे इनको हटा दे। ठीक है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले अधिकारी कौन से होते हैं? तो संघ के मंत्री। ठीक है, संघ के मंत्री हो गए, राज्यों के राज्यपाल और भारत का महान्यायाधीश, ये प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको बता दें कि यह केंद्र राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की भी नियुक्ति करता है, और यह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। देखिए इसके भी कुछ नियम होते हैं, मगर करता कौन है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। ठीक है, तो ये शक्तियां हमने देख ली कार्यपालक वाली। ठीक है, चलिए अब दूसरी नंबर की शक्ति कौन सी है? तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। ठीक है, विधायी शक्तियां राष्ट्रपति की, ये भी हम देखने वाले हैं।
चलिए साथियों, जहां हम विधायी शक्तियों की बात करते हैं तो पहला दोस्तों 79 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, संसद का एक अंग होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति महोदय की शक्ति यह है विधायी शक्तियों में से कि वह संसद का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 85 में क्या है कि अधिवेशनों का सत्रावसान करना व लोकसभा को भंग करना भी राष्ट्रपति का ही कार्य है, राष्ट्रपति की शक्ति है। आरआरबी एनटीपीसी पूछा गया। आप बता दें कि यह संसद की बैठक बुला सकता है अथवा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं और लोकसभा को विघटित भी कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। वहीं अगला दोस्तों इनका जो आपको विधायी शक्तियों में से सी नंबर है, तीसरा है कि यह अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। दोस्तों यूपीएसआई में पूछा गया है, आपसे पूछ सकता है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। मगर दोस्तों अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है, कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, ठीक है। चलिए अगला है 87, अनुच्छेद 87 में है इनकी शक्ति कि राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण देना, ये अभिभाषण दे सकते हैं। और याद रखेंगे कि राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करती है। आपके यूपीपीसी से पूछा गया कि राष्ट्रपति जो बोलता है, अभिभाषण देता है, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करती है। आप बता दें कब कब देते हैं? तो बता दें कि राष्ट्रपति प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करते हैं, अभिभाषण देते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि राष्ट्रपति के स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता। बिल्कुल सही दोस्तों कि राष्ट्रपति जब तक स्वीकृति नहीं करेंगे तब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बनेगा। अगला है कि अनुच्छेद 80 का के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा, ये भी 2017 में पूछा गया है। चलिए अगला इनकी दोस्तों शक्ति क्या है अगली कि राष्ट्रपति महोदय गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण भी देते। दोस्तों ये भी आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, ठीक है। इसके अलावा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित भी करते, मगर इसको अब हटा दिया गया दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, इसे 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया है, इसको रद्द कर दिया गया है, ठीक है। फिर भी याद रखेंगे, कभी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अगली शक्ति कि यह महानियंत्रक, लेखा परीक्षक एवं संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। मतलब इन सबों की रिपोर्ट जो होता है वो संसद के समक्ष रखता है। अगला है दोस्तों कि यह संसद में लंबित किसी विधेयक अथवा किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है, यानी चाहे कोई विधेयक संबंधित हो या फिर ऐसे भी कोई संदेश भेज सकता है संसद को, ठीक है। अगली शक्ति यदि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और यदि लोकसभा में दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, ठीक, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मतलब और, ठीक है, तथा राज्यसभा के सभापति या उपसभापति दोनों पद रिक्त है। यानी मान लिया लोकसभा में ना तो दोस्तों अध्यक्ष है और ना ही उपाध्यक्ष है, वैसे ही राज्यसभा में ना तो सभापति है ना ही उपसभापति हैं, दोनों पद रिक्त हों तब वह उस सदन के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता को सौंप सकता है। यानी जब भी मान लिया लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है तो किसी को भी वह उसकी अध्यक्षता, लोकसभा की अध्यक्षता सौंप सकता है। उसी प्रकार से राज्यसभा में अगर सभापति उपसभापति नहीं तो किसी को भी राज्यसभा की अध्यक्षता सौंप सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए अगला क्या है कि यह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की निहरता के प्रश्न पर निर्णय कर सकता है। इतनी भी ताकत है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। चलिए अगली जो इनकी शक्ति है कि संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश या फिर आज्ञा आवश्यक होती है। मतलब पहले ही इनसे आज्ञा लेनी पड़ती है। जैसे भारत की संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक हो गए और राज्यों की सीमा परिवर्तन या नए राज्य के निर्माण संबंधी विधेयक। दोस्तों जो भाग 1 में दिया गया है इनमें पहले से ही दोस्तों इनकी आज्ञा या सिफारिश लेनी पड़ती है। चलिए अगला है कि जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर 3 चीजें कर सकता है। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास पास करने के लिए भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर 3 चीजें कर सकता है। पहला, विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दे, मतलब विधेयक को पास कर दे और भेज दे, कहा भैया पास हो गया। दूसरा, विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख ले, यानी विधेयक को रख ले अपने पास, कहे यार अभी हम देखेंगे, अभी करेंगे, जब मन होगा करेंगे, यानी कि इसमें वीटो पावर लगाने की शक्ति होती है, ठीक, हल्का फुल्का। चलिए, अथवा दोस्तों विधेयक को यदि वह धन विधेयक नहीं है तो संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है कि एक बार संसद को भेज दिया जाए कि भैया एक बार देख ले, कोई कमी लग रही है तो,
ठीक है, केवल मतलब धन विधेयक को नहीं भेज पाएंगे, बाकी सभी विधेयक भेज सकते हैं, यह चीज याद कर लेना। ठीक है, और यहीं पर याद रखेंगे कि अगर दोस्तों पुनर्विचार के लिए लौटाया गया, यदि संसद विधेयक को संशोधन या किसी, देखिए मान लिया पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाएगा और संसद ने दोस्तों विधेयक को संशोधन किया या फिर बिना संशोधन के पुनः पारित करती है, तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही होगी, फिर दोबारा वो वापस नहीं कर सकते पुनर्विचार के दौरान। ठीक है, एक बार संशोधन के लिए भेजा, मान लिया उसमें संशोधन किया संसद ने, फिर भेज दिया, तो उन्हें पास करना होगा, या फिर नहीं भी करते संशोधन फिर भेजते तब भी पास करना होगा। ठीक है, अगला है राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है, तब राष्ट्रपति फिर भी दोस्तों 3 चीजें कर सकता है। पहला, विधेयक के अपनी स्वीकृति देता, विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है, अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, जैसे पिछले में देखा हमने, अथवा राज्यपाल को निर्देश देता है कि विधेयक, यदि धन विधेयक नहीं है तो राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा दे, यानी अब राज्यपाल द्वारा लौटाएगा वो। ठीक है, तो और ये भी याद रख लेंगे, सेम चीजें हैं कि यदि, देखिए यहां पे क्या है, थोड़ा सा अलग है कि यदि राज्य विधायिका विधेयक को पुनः राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति स्वीकृत देने के लिए बाध्य नहीं। देखिए वहां पर लोकसभा राज्यसभा में स्वीकृत के लिए बाध्य थी, मगर यहां बाध्य नहीं है। अगला है कि राष्ट्रपति महोदय अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन द्वीप में शांति, विकास और प्रशासन के लिए कोई भी विनिमय बना सकते, कोई नियम बना सकते हैं, विनियम बना सकते हैं। नोट करके लिख लीजिएगा कि पुदुचेरी के लिए भी यह नियम बना सकते हैं, परंतु केवल तब जब वहां की विधानसभा निलंबित हो या फिर विघटित अवस्था में हो, तभी पुदुचेरी में बना पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों ये हमने शक्तियां देख ली। अब दोस्तों राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां देख ले, न्याय करने की शक्तियां। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 124 में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, 2017 में क्या है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, और अनुच्छेद 143 क्या है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते दोस्तों, उच्चतम न्यायालय से परामर्श भी ले सकता है दोस्तों, यूपीपीसीएस और यूपीएससी में पूछा गया। याद रखना कि राष्ट्रपति किसी भी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है उच्चतम न्यायालय से, परंतु दोस्तों उसे बाध्य, वह सलाह बाध्यकारी नहीं होगा, मतलब माने या ना माने राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, और वह राष्ट्रपति के ऊपर विवेक पर मतलब होता है कि उस सलाह को माने या ना माने। ठीक है, और अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान शक्ति, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां पढ़ ले। राष्ट्रपति महोदय की वित्तीय शक्तियां पढ़ ले कि अनुच्छेद 12 क्या कहता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण दोस्तों, जिसे हम बजट बोलते हैं, राष्ट्रपति के नाम से ही प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि जो आपका बजट आता है वो राष्ट्रपति जी के ही नाम पर आता है। ठीक है, अगला है कि अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है, यानी कि आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति महोदय का ही पूर्ण नियंत्रण होता है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था भी कर सकता है। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि केंद्र व राज्यों के मध्य करों का विभाजन के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग का भी गठन किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। चलिए अगला पॉइंट है कि कैग के, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के वार्षिक रिपोर्ट को राष्ट्रपति लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, जो कैग रिपोर्ट देते हैं वार्षिक वाला, उसे लोकसभा में प्रस्तुत राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अगला है कि कोई विधेयक बिना राष्ट्रपति के, कोई भी धन विधेयक, समझिए कोई भी धन विधेयक बिना राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति के लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी अगर धन विधेयक है तो पहले ही राष्ट्रपति से इजाजत लेनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद दोस्तों लोकसभा में ही ये प्रस्तुत किया था पहले। ठीक है, चलिए आगे है कि अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना भी नहीं की जा सकती, यानी कि अनुदान की कोई भी मांग बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के नहीं कर सकते, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगली दोस्तों राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां देख लें। आपको बता दें कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, ये मैं कई बार बता चुका हूं। देखिए यही क्वेश्चन आपके एनटीपीसी हो गया था ना, ग्रुप डी हो गया, एसएससी जेईई में भी पूछा गया।
यानी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। और आपको बता दें कि उसे किसी देश के साथ युद्ध घोषित करने व शांति स्थापित करने का भी अधिकार होता है। यानी युद्ध लड़ने के लिए दोस्तों घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों व प्रमुखों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय भी करते हैं। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों देखते हैं कि राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियां। दोस्तों आपको बता दें कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते व करार राष्ट्रपति जी के ही नाम पर किए जाते हैं और सभी राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। तो इनकी राजनयिक शक्तियां हो गई। ठीक है, अब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति महोदय संविधान के अनुच्छेदों का यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए 3 प्रकार के आपातकाल घोषित कर सकते हैं। 3 प्रकार के आपातकाल घोषित करने की शक्तियां होती है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 कहता है। ये 3 बार लग चुका है, 62, 71, 75 में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, ठीक है, दूसरा है दोस्तों राष्ट्रपति शासन, जो राज्यों में लगता है, अनुच्छेद 356 के तहत। और दोस्तों तीसरा है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। ये अभी तक एक भी बार नहीं लगा, यानी अभी तक लगा ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है कि राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। राष्ट्रपति महोदय की कूटनीतिक शक्तियां, आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, हालांकि इसके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। ठीक है, और आपको बता दें कि राष्ट्रपति अंतरराष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और कूटनीतिज्ञों, है ना, कूटनीतिज्ञों जैसे राजदूतों व उच्चायुक्तों को भेजता है और उनका स्वागत भी करता है। ठीक है, चलिए अगला है कि दोस्तों राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। दोस्तों 1 2 3 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। जब दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, जो कि ठीक फिर से पास करवाना होता है। ठीक, मान लिया कोई कानून अर्जेंट बनाना दोस्तों, अध्यादेश जारी करके, मान लिया सभाएं नहीं चल रही दोस्तों, अध्यादेश जारी करके उसको कानून बना सकता है राष्ट्रपति। इतनी शक्ति है राष्ट्रपति के पास। चलिए अब अंतिम शक्ति, 10वीं शक्ति राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। ठीक है, आपको बता दें वीटो शक्ति क्या होता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश भी करिएगा। देखिए ऊपर मैं इसके बारे में बता चुका हूं, समझिएगा कि अनुच्छेद 111 क्या कहता है? संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनेगा जब राष्ट्रपति उसे सहमति देता है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति जब तक स्वीकृति नहीं देगा तब तक कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा। ठीक है, जब विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है, उसके पास 3 विकल्प होते हैं। मान लिया दोस्तों कोई विधेयक पास होकर लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर के दोस्तों राष्ट्रपति महोदय के पास आए, तो इनके पास 3 विकल्प हैं उस विधेयक को के साथ कुछ करने का। पहला उसे हाँ कर दें, पास कर दें। दूसरा कि ना तो हाँ कहें ना ही ना कहें, अपने पास रख लें, कहें अभी देखेंगे हम उनको, मतलब उसको सुरक्षित रख लें। और तीसरा क्या होता है, उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दे, भैया इस पर एक बार विचार करिए। ठीक है, समझिए मेरे दोस्तों। तो 3 अधिकार होते हैं। पहला अपनी स्वीकृति दे दे, भैया विधेयक को स्वीकृति दे दे, हस्ताक्षर कर दे, कहते जाओ पास हो गया। ठीक है, लेके चले गए। दूसरा दोस्तों विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित कर ले, यानी स्वीकृति देंगे मगर अभी हमारे पास रख दो, पता नहीं कब तक रखा रहेगा। तो इस पर ही वीटो शक्ति होती है दोस्तों। इस तरह से इसको हम वीटो शक्ति बोल सकते हैं। ठीक है, यही वीटो शक्ति का उदाहरण अभी आगे बताएंगे। ठीक है, तीसरा क्या होता है, विधेयक ये धन विधेयक नहीं है तो दोस्तों संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है। ठीक है, याद रखेंगे। और पुनर्विचार के लिए लौटाया गया अगर उन्होंने दोबारा भेजा तो इन्हें पास करना होगा, जो कि आगे मैं पढ़ चुका हूं। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों हम बिंदु 2 देखते हैं। बिंदु 2 कौन सा, कि जो अपने उसकी स्वीकृति को सुरक्षित रखा जाता है ना, यानी कि आप राष्ट्रपति महोदय कहा रख दीजिए और ना ही इस पे हस्ताक्षर किया, ना ही उसको मना किया, ना ही हाँ किया ना ही मना किया। जैसे आपसे किसी ने पैसे मांगे तो ना आप हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, भैया जब होगा तब दे देंगे, वही है ना कि जब मन होगा तब। ठीक है, तो ये चीजें तो समझिए कि बिंदु 2 के अनुसार वीटो की शक्ति होती है, अर्थात वह विधेयक जो अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है उसे हम वीटो पावर कहते हैं। आपको बता दें कि जब हम वीटो पावर की बात करते हैं तो वर्तमान में राज्यों के कार्यकारी प्रमुखों की वीटो शक्तियों को 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं। वीटो पावर को 4 भागों में, एक होता है आंत्यातिक वीटो। आपको बता दें विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना दोस्तों। ठीक है, इसी वाला जो बिंदु 2 वाला ना, यानी विधायिका द्वारा कोई पारित विधेयक उस पर अपनी राय सुरक्षित रख लेना। जैसे 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विनियोग विधेयक पर अपना निर्णय रोककर आंत्यातिक है ना
अत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है, वहीं 1991 में राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. वेंकटरमन ने आर वेंकटरमन द्वारा संसद के सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक को रोक कर रखा था। ठीक है, दूसरा दोस्तों निलंबनकारी वीटो, यह विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके। ठीक है, जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके। आपको बता दें इसका प्रयोग तब होता है जब विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाया जाता है। ठीक है, लौटाता है, यानी ये निलंबनकारी वीटो क्या है, जब जैसे ही दोस्तों पुनर्विचार के लौटाया, ये निलंबनकारी वीटो हो गया, ये कई बार हो चुका है। ठीक है, चलिए तीसरा है पॉकेट वीटो, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय न, मतलब कि कोई भी चीजें आपने मंगाई, आपको दी गई, आपने उसको जेब में रख लिया, पॉकेट में रख लिया, भैया हम देखेंगे, जब हमारा मन होगा तब देखेंगे, तो पॉकेट वीटो ये चर्चित है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन पर दोस्तों पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। चौथा है विशेषित वीटो दोस्तों, जो विधायिका द्वारा उच्च बहुमत द्वारा निरस्त किए जा सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये अपने भारत में नहीं है, भारत में नहीं, ये अमेरिका का है। ठीक है, तो ये ऊपर वाले 3 विधेयक दोस्तों वीटो जो हैं भारत में होते हैं। ठीक है, यह अमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग किया जाता है, भारत में यह वीटो महत्वहीन है, याद रखेंगे। और आपको मैं बता दूं कि संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं होती, यानी संविधान संशोधन संबंधी अगर कोई विधेयक आता है उसमें वीटो कोई भी नहीं होगा राष्ट्रपति के पास। आप बता दें कि 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां कितनी हैं, क्या हैं, कैसे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए मेरे साथियों, मैं आपको बता दूं कि चले जाइए भैया हमारे प्लेलिस्ट पर। देखिए, हमने संविधान के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, जाकर के यहाँ से क्लासेस ले सकते हैं। स्टैटिक जीके है, मूल विधि क्लासेस हैं, ठीक है, और भी चीज़ें हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जाएंगे तो हमारे ज्ञान आरवीएल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप किसी भी ई बुक को परचेस कर सकते हैं। जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये आपको 50 रुपये में पूरी ई बुक मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो जाइए दोस्तों, देरी किस बात की, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिए, और कैसी लगी वीडियो जरूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।